गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको जो पहली न्यूज़ देखने को मिलती है वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लेटरल रिक्रूटमेंट का जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आप पूछेंगे सर आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो, आप लोग ना लेटरल एंट्री के बारे में समझते होंगे। जब मैं बात करता हूँ ना लेटरल एंट्री की, तो यहाँ पर पता क्या होता है, जैसे एक तो आप लोग क्या करते हो, जैसे यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देते हो, राइट। इसके बाद आप आईएएस आईपीएस जो भी आप पोजीशंस पे जाते हो, अकॉर्डिंगली वहां पे काम किया जाता है। ये तो एक तरीका हो गया। बट यहां पर ना पिछले दिनों के अंदर क्या हुआ, यूपीएससी के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट दिया गया जहां पर यह बात करी गई कि देश भर में अगर मान लीजिए कोई टैलेंटेड लोग हैं जो कहीं ना कहीं नेशनल, ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, जैसे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, डायरेक्टर हो गया, डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, इस पोजीशंस के ऊपर अलग अलग मंत्रालयों, मतलब बेसिकली जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर काम कर सकते हैं। यानी कि ना बिना एग्जाम दिए हुए कोई पर्सन यहाँ पर इन पोजीशंस के अंत तक पहुंच सकता है। अब इसके देखो अपने तर्क और इसके अगेंस्ट बातें बोली जाती हैं, इसके फायदे और इसके नुकसान गिनाए जाते हैं। जैसे फायदे तो ये हैं कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो अपने आप में काफी अच्छे होंगे, अपनी फील्ड के अंदर एक तरह से स्पेशलिस्ट होंगे, एंड वो जब यहाँ पर आएंगे उससे कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर को यहाँ पर फायदा होगा। तो डेफिनेटली फायदा भी है। बट काफी सारे लोगों के द्वारा ना इसके अगेंस्ट भी बातें करी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो लोग होंगे ये आखिर होंगे कौन। हो सकता है सरकार के अपने कोई खास इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जाम थोड़ी दे के आया जैसे आप लोग यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देते हो, राइट। तो ये बातें तो चलो चलती रहती हैं लेटरल एंट्री के फायदे और नुकसान के बारे में, आपको इनके बारे में पहले भी पता होगा। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ, जो यूपीएससी ने बेसिकली जो एक्चुअली एडवर्टीजमेंट दिया था उसमें 45 पोस्ट के लिए ये बात तो कह दी कि 45 पोस्ट के ऊपर हम रिक्रूटमेंट चाहते हैं, पर इसके ऊपर कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। यानी कि कोई भी सीट्स इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसीज के लिए रिजर्व नहीं थी। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा, सर ऐसे कैसे कर दिया, सरकार में कोई पोजीशन आ रही है और वहां पर रिजर्वेशन नहीं है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समझना इस मुद्दे को। जैसे मान लो अगर सरकार को कोई एक पोजीशन फिल करनी है, लेट्स जस्ट वन, क्या यहां पर भी इसको सरकार को रिजर्वेशन देने की जरूरत है? नहीं। एक पोजीशन फिल करते टाइम ये सारे कोटास का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ओबीसी के लिए कितना परसेंटेज रिजर्वेशन है, आपका 27%। तो होता पता क्या है, आप 100 में को 27 से डिवाइड करते हो। 100 को जब आप 27 से डिवाइड करते हो ना, तो ये जो नंबर निकल कर आएगा ये 4 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 3.7 के आसपास ये नंबर आएगा। तो होता क्या है ना, अगर सरकार 4 पोजीशंस लेकर आती है ना, तो उसमें से एक पक्का ही पक्का ओबीसी के लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी। शेड्यूल कास्ट के लिए आप जो कोटा जानते होंगे कि हमें यहाँ पे 15% रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पता क्या होता है, अगर इसको 100 को 15 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर आएगा 6.66। यानी कि हर सातवीं पोजीशन, अगर सरकार 7 पोजीशंस के लिए कोई कोटा निकाल, मतलब वैकेंसी निकाल रही है ना, तो उसमें से एक सीट जो होगी वो शेड्यूल कास्ट के लिए होगी। सिमिलरली शेड्यूल टाइप के लिए जो नंबर होता है 7.5, तो यहाँ पर ये नंबर आएगा 13.33। तो यानी कि अगर 14 सीट सरकार निकाल रही है, उनमें से एक सीट जो होगी वो शेड्यूल्ड टाइप के लिए रिजर्व होगी। तो इस तरह से होना तो टेक्निकली ये चाहिए था कि सरकार ने 45 पोस्ट के लिए निकाला, तो 45 को हम देखते, उनमें से कुछ एक ओबीसी के लिए रिजर्व होती, कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए, कुछ शेड्यूल ट्राइब के लिए। पर सरकार ने पता क्या किया, सरकार ने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रूट अपनाया। वो रूट ये एक्चुअल में ये था कि ये 45 जो पोजिशन है ना, ये अलग अलग पोस्ट है। तो इन्होंने बोला ये रही पहली पोस्ट, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, ऐसे करते 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 ये रही 45th। अब क्योंकि ये सारी की सारी पोस्ट अपने आप में इंडिविजुअल पोस्ट हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर है, ये 45 इकट्ठी नहीं है, तो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए आपको कोई कोटा देने की जरूरत नहीं। ये वाली पोस्ट एक ही पोस्ट थी, इसके लिए कोई कोटा नहीं देना, इसके लिए कोई कोटा नहीं देना। दिस इज हाउ, मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक एक पोस्ट क्योंकि इंडिविजुअल थी, तो यहाँ पर रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर मान लो सिर्फ 3 वैकेंसीज है किसी जगह के ऊपर, तो क्योंकि यहाँ पे ना ही आपका क्राइटेरिया ओबीसी का भी नहीं बना, ना ही शेड्यूल कास्ट का बना, ना ही शेड्यूल ट्राइब का बना, तो अगर सरकार को सिर्फ 3 पोजीशंस फिल करनी होती है ना, वहां पर कोई कोटा देने की जरूरत नहीं होती है। अब इस तरह से क्योंकि 45 की 45 पोस्ट यहाँ पे अलग अलग पोस्ट थी, तो सरकार ने बोला कि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं एप्लीकेबल होगा। पर इसका देखो बैकलैश बहुत मैसिव लेवल के ऊपर देखने को मिला, जिस वजह के बाद आप नोटिस कर पाओगे कि सरकार ने अपना ये ऑर्डर है ये वापस ले लिया है।
राइट। उसी तरह से चलो ये मुद्दा तो हमें समझ आ गया कि लेटरल एंट्री का क्या मुद्दा था। दूसरी चीज यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, पिछले दिनों के अंदर हमने हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको डिटेल में बताया भी था हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में। दरअसल में जस्टिस हेमा कमेटी जो रिपोर्ट है ना, उन्होंने बात करी कि किस तरह से आपकी जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है महिलाओं के साथ, उनके राइट्स का वायोलेशन होता है। ये सब बातें इस पर्टिकुलर हिमा कमेटी जो रिपोर्ट थी उसके द्वारा यहाँ पे बताई गई। तो केरला के सीएम जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर इसके बाद आया, तो उन्होंने कहा कि जो भी कोई कंप्लेंट करेगा, उसके मतलब जो पर्सन कोई कंप्लेंट लेकर आएगा तो डेफिनेटली उनकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, उनके अगेंस्ट मैसिव लेवल के ऊपर एक्शन डेफिनेटली किया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। डेट है आज की 21 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू हाकी पिकी ट्राइब। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ हाकी वर्ड की, दरअसल में अगर आप कन्नड़ा के अंदर इस वर्ड को देखोगे ना, तो इसका मतलब होता है बर्ड, और जो पिकी वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू कैच। राइट, तो यानी कि इन दोनों वर्ड्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो एक्चुअल में इसका मीनिंग आएगा बर्ड कैचर। तो दरअसल में जो ट्राइब है ना, ये बर्ड्स को कैच करती थी हिस्टोरिकली, आज के टाइम नहीं, हिस्टोरिकली ये चीज देखी गई। प्लस हंटर गैदरिंग का काम इनका मेजर हुआ करता था हिस्टोरिकली। मैं ये हिस्टोरिकली वर्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पहले होते थे। आज के टाइम के ऊपर इनका जो ऑक्यूपेशन है उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। मैं एक्चुअली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आज के समय ना, अगर आप थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह देख रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा एक बहुत ही फेमस हेयर ऑयल हो रहा है, जिसका नाम क्या है, हाकी पिकी हेयर ऑयल ही। बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह भी इनकी एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं पिछले कुछ समय के अंदर। तो एक्चुअल में इनका हेयर ऑयल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अपने आप में ये हमें एंटरप्रेन्योर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये जो ट्राइबल ग्रुप है। एक्चुअल में मैं अगर थोड़ा इस ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात करूं, पहले भी मैंने ना कई बार इस ट्राइबल ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। जब ना इनफैक्ट हमने सूडान क्राइसिस डिस्कशन किया था, उस समय मैंने यहाँ पे हाकी पिकी ट्राइब की डिस्कशन की थी, क्योंकि कुछ हाकी पिकी ट्राइब के जो लोग थे वहां सूडान में फंस गए थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर पहली चीज आपको नोटिस ये करनी है कि आज के समय ये जो आपको ट्राइब देखने को मिलती है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है, बट मेजरली आपको आज के समय ये कर्नाटका के अंदर देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखो कि भले ही आज के टाइम इनके जो मैक्सिमम नंबर है वो कर्नाटका में है, पर अगर पिछले कुछ समय के अंदर बात करें तो वहां से ये स्टार्ट नहीं हुए। इनका जो ओरिजिनल जो घर माना जाता है वो माना जाता है आपका गुजरात और राजस्थान। समझ पाए हो? तो ओरिजिनल घर जो है इनका गुजरात और राजस्थान स्टेट माना जाता है, बट आज के समय मेजरली आपको सदर्न इंडिया के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। उनमें भी खास करके मैं बात करता हूं कर्नाटका की। ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइब हमें देखने को मिलती है वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया के अंदर। इसके साथ में अगर मैं कुछ और एस्पेक्ट की बात करूं, आप ध्यान में रखिएगा कि कर्नाटका के जैसे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट हो गया, मैसूरू हो गया, देवनागरी हो गया, इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम ये शेड्यूल ट्राइब की तरह इनको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला हुआ है। फॉरेस्ट एरियाज के आसपास ये रहते हैं। इसके साथ ही ये जो सोसाइटी है ये मैट्रियार्कल है नेचर के अंदर, यानी कि यहाँ पर महिलाओं की ज्यादा चलती है, उनकी बातें यहाँ पे सुनी जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे यहाँ पे वैसे तो देखो, डॉरी लेना तो बहुत ही गलत चीज है, जो आपका ये होता है, जो दी जाती है डॉरी। अब नॉर्मली इंडिया में पता क्या चलता है कि एक, वैसे तो गलत है यार, मतलब होना ही नहीं चाहिए। महिलाएं ना जो होते हैं, एज इन जो ब्राइड होती है, वो ग्रूम के फैमिली को यहाँ पे डॉरी दी जाती है। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना हाकी पिकी ट्राइब की, यहाँ पर उल्टा होता है। जो ग्रूम होता है, जो लड़का होता है ना, वो दुल्हन की फैमिली को यहाँ पे डॉरी देता है। तो ये मैट्रियार्कल सोसाइटी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हालांकि देखो, डॉरी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, पर यहाँ पर हमें नॉर्मल जो हमें देखने को मिलता है बाकी और जगहों के ऊपर, उससे बिल्कुल उल्टी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, इन टर्म्स ऑफ डॉरी भी एंड अदरवाइज सोसाइटी मैट्रियार्कल होने के पर्सपेक्टिव से भी। बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होनी चाहिए कि देखो यार, जब हम बात करते हैं कर्नाटका की, कन्नड़ा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आप जानते होंगे ये आती है द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर, राइट। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है आपको कि हाकी पिकी ट्राइब के द्वारा जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बोली जाती है वो है आपकी वागरी लैंग्वेज। ये वागरी लैंग्वेज दरअसल में ना इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो हाकी पिकी ट्राइब के लोग हैं ना, वो मोस्टली बोलते हैं वागरी लैंग्वेज। अब क्योंकि कर्नाटका में इतने समय से रह रहे हैं तो कन्नड़ा लैंग्वेज भी बोल लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हिंदी भी बोल लेते हैं, ये बातें तो बिल्कुल ठीक है। पर इनकी जो वैसे लैंग्वेज है दैट इज वागरी लैंग्वेज, एंड ये अपने आप में क्या है, एक इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, एंड ना की द्रविडियन लैंग्वेज। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर वेरी वेल। ठीक है,
ये बातें भी सर समझ आ गई। इसके अलावा और कुछ पॉइंटर्स आप नोटिस कर पाओगे, जो एल्डेस्ट बेटा होता है उसको अपने हेयर नहीं काटने होते ताकि उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जाए। इनकी जो लैंग्वेज होती है उसको यहाँ पर यूनेस्को की इन इंडेंजर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में भी यहाँ पर रखा गया है। प्लस यहाँ पर अब क्योंकि देखो वाइल्ड लाइफ लॉज काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो हंटिंग गैदरिंग अब नहीं कर सकते, बर्ड कैचिंग थोड़ी कम करते हैं। तो ये जो अलग अलग मसाले हो गया, फ्लावर्स हो गया, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हो गया, हर्बल ऑयल हो गया, उनको यहाँ पे इनके द्वारा सेल किया जाता है। प्लस एट द सेम टाइम क्रॉस कजन मैरिज यहाँ पे कर जाती है। प्लस ये नॉन वेजिटेरियन है, हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और दुनिया भर में ट्रेवल करते हैं अपने अपने स्पाइसेस, अपने हेयर ऑयल, इन सभी चीजों को बेचने के लिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको हाकी पिकी ट्राइब के बारे में यहाँ पर जानने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा रहेगा बनी ग्रासलैंड्स के बारे में। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बनी ग्रासलैंड्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इनकी लोकेशन और बाकी चीजें हमें थोड़ी समझनी है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर, ये है आपके गुजरात स्टेट का मैप, ठीक है। अब इस गुजरात स्टेट के अगर आप बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे आओगे ना, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है कच्छ। अगर मैं इसी कच्छ वाले एरिया को थोड़ा सा आपका जूम करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर इसके बीचों बीच आपको जो एरिया देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम बनी एरिया या फिर बनी ग्रासलैंड्स। अब देखो नाम इसका ग्रासलैंड्स है, और ग्रासलैंड्स के बारे में आप जानते भी होंगे, ग्रासलैंड्स आपको एरिड और सेमी एरिड एरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों सर? अरे ग्रासलैंड है ना, ग्रासलैंड मतलब आपके स्मॉल श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं यहाँ पे, राइट। ये क्यों ग्रो किए होंगे? ये इसीलिए तो ग्रो किए होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पानी नहीं था उतना। अगर उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता फिर तो ये ट्रीज बन गए होते। तो यहाँ पर बन्नी ग्रासलैंड्स के अंदर पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो उतनी ज्यादा हमें बारिश नहीं देखने को मिलती। अब पिछले कुछ समय के अंदर हुआ पता क्या है, ये बनी एरिया जो है ना अपने आप में श्रिंक हो रहा है। श्रिंक हो रहा है मतलब ये एरिया कम होता जा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करवाने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि पहले जो इसका एरिया था वो लगभग आपका इसका एरिया था 3800 स्क्वायर किलोमीटर, पर वो धीरे धीरे कम होके आज के समय लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब कुछ कारण है इसके, मतलब एक तो इंक्रोचमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, प्लस एट द सेम टाइम जो सॉइल की सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आपको ना इन्वेजिव स्पीशीज देखने को मिल जाती है, प्रोस्पेरस जूलीफ्लोरा। यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसके इन्वेजिव स्पीशीज की होने की वजह से यहाँ पर हमें जो सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, जिस वजह से ग्रासलैंड्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बाकी पानी की कमी होना, क्लाइमेट चेंज होना, डेजर्टिफिकेशन होना, इवन अदरवाइज बाकी चीजें जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये सभी चीजों की वजह से भी यहाँ पर ये ग्रासलैंड्स का डिस्ट्रक्शन होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ और पॉइंटर्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ये जो वर्ड आया बनी, ये बनाई से वर्ड आया। बनाई मतलब कोई चीज बनाना, यानी कि ये जो ग्रासलैंड्स कैसे बने हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर इंडस रिवर हो गया, बाकी रिवर्स में डिपॉजिट्स किए हैं उसके द्वारा यहाँ पे ये बने हैं। अपने आप में आप नोटिस करोगे, मैंने इसकी लोकेशन तो बता ही दी। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि दीज आर हेलोफाइल्स। फाइल्स का मतलब मैंने कल भी बताया था, जो पसंद होता है। हेलो का मतलब होता है सैलिनिटी। अब क्योंकि देखो यहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं रन ऑफ कच्छ वाले रीजन के अंदर, तो यहाँ पर जो आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। वो वर्ड क्या है, हेलोफाइल ही है। इसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे तो इट इज अमंग द लार्जेस्ट टू स्ट्रेचेस ऑफ कंटिन्यूअस ग्रासलैंड इन इंडिया। इनका मैंने आपको बता दिया, एरिया आपको बता दिया। प्लस एट द सेम टाइम लीगली प्रोटेक्ट इनको किया गया है एज अ प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो है आपको मालधारी ट्राइब्स के बारे में, राइट। यहाँ पर आपको सिंधी स्पीकिंग मालधारीज देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम हिंगोरा, जाट, मुतवा ट्राइब्स, ये सब भी आपको देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट फ्लोरास के अंदर हम बात करें तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, पर इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में सबसे ज्यादा रखनी है वो इन्वेजिव स्पीशीज जो है आपकी, जो मैं बात कर रहा था प्रोस्पेरस जूलीफ्लोरा, उसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बाकी फोना की बात करूं तो यहाँ पर आपको इंडियन वाइल्ड एस देखने को मिल जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा नील गाय, चिंकारा, ब्लैक बक, ये सब भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब पॉइंटर्स थे बनी ग्रासलैंड्स के बारे में जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जूस। अब जूस क्या है सर? पीने वाला जूस नहीं है, ये आपका जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। अब ये क्या मुद्दा है? देखो 2023 के अंदर ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जूस को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस जूस के बारे में ना थोड़ी सी पोजीशन इसकी एक सर्टेन लेवल पे आ गई है। मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले देखो हम बात करेंगे किसकी, जुपिटर की। जुपिटर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, हमारे प्लेनेट है डेफिनेटली। अब जुपिटर के तीन बहुत बड़े मून्स हैं, कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड। इन नामों को डेफिनेटली आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली भी यूपीएससी पूछ सकता है।
अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो मून्स है ना, यहाँ पर सब सरफेस ओशियंस है। सब सरफेस का मतलब होता है सरफेस के नीचे हमें यहाँ पे ओशियंस देखने को मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हम डिटरमिन कर पाए कि क्या ये जो मून्स है यहाँ पर लाइफ सपोर्ट होती है या नहीं होती। इनके एनवायरनमेंट को स्टडी करके हमें ये पता लगेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो जूस मिशन है जिसको स्टार्ट किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ये दरअसल में यूज करता है क्या, डबल स्लिंगशॉट मैनूवर। अब ये क्या मुद्दा है सर डबल स्लिंगशॉट मैनूवर का, आप लोगों ने ये देखा है? इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोला जाता है स्लिंग शॉट। अब स्लिंग शॉट में पता क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम पीछे को लेके जाते हैं और जब एक बार पीछे को लेके जाते हैं तो बहुत तेजी से ये आगे को जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर हम पता क्या कर रहे हैं, जूस मिशन के अंदर या जूस जो हमारा इनिशिएटिव है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डबल स्लिंग शॉट यूज कर रहे हैं। डबल स्लिंग शॉट का मतलब क्या है, यहां पर दो चीजों को ये यूज करेगा। क्या है दो चीजें, पहली चीज है आपका मून की ग्रेविटी और दूसरा है अर्थ। इन दोनों की ग्रेविटी को यहाँ पे यूज करेगा, उसके माध्यम से अपनी स्पीड और डायरेक्शन को मतलब अलाइन कर पाएगा एंड उसके माध्यम से ये अपनी पोजीशन जुपिटर तक पहुंच पाएगा। अब समझो ना यार यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको पहुंचना कहाँ पे है, समझो इस मुद्दे को मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आप एक चीज नोटिस करो, लेट से आप ये गेम खेल रहे हो, ठीक है, इस गेम के माध्यम से आपको ये कहां तक पहुंचाना है, कहीं यहां तक पहुंचाना है, पहुंचाना इधर है आगे, और आप इसको लेके पीछे जा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि ये इसके मोशन के साथ आगे चला जाएगा। इसी को बोलते हैं ना, यही होता है स्लिंग शॉट की, इसके लेके पीछे को गए पर मोशन के साथ वो आगे पहुंच गया। तो हम यहाँ पर पता क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपके मून और अर्थ की ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं कहाँ, अगर ताकि वो जुपिटर तक पहुंच पाए। और यहाँ पर इसलिए रॉकेट की भी कोई खास जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मैसिव रॉकेट की, एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना इसने वो डबल स्लिंग शॉट को यूज किया, इसने यहाँ पर ग्रेविटी को यूज किया, इसके माध्यम से हम जुपिटर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ये है डबल स्लिंग शॉट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसके बाद से आप नोटिस करोगे, इसके बाद आगे जाके ये वीनस के भी आपके बूस्ट को यूज करेगा, अर्थ के बूस्ट को भी यूज करेगा, ताकि अपनी जो जर्नी है जुपिटर की तरफ उसको यहां तक पहुंच पाए। अब ये अभी हम इसको इसके लिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि 2023 में लॉन्च हुआ था। अभी यहाँ पे जो स्पेसक्राफ्ट था ना, ये अर्थ के एक स्लिंग शॉट को यहाँ पे यूज कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज में आ चुका था। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर जुपिटर के ऊपर पहले भी कोई मिशन गए हुए हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, 3 मिशन ऑलरेडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे गए हुए हैं। और ध्यान में ये रखना है, ये तीनों के तीनों मिशन किसके थे, ये नासा के तीनों मिशन है। चाहे उसमें गैलीलियो की बात कर लीजिए, जूनो की बात कर लीजिए, यूरोपा क्लिपर की। ध्यान ये रखो कि भाई ये जो जूस है ना, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, पर जो बाकी पहले के 3 है, गैलीलियो, जूनो और आपका यूरोपा क्लिपर, ये नासा के थे। जैसे फॉर एग्जांपल गैलीलियो की अगर मैं बात करूं तो 1995 से 2003 तक ये स्पेसक्राफ्ट था जिसने एक गैस जायंट को यहाँ पर ऑर्बिट किया, राइट। यहाँ पर इसने डिस्कवर किया जो आपके यूरोपा, गैनीमेड और क्लिस्टो जो आपके मून्स थे, वहां पर इसने आईसी क्रस्ट, इसको यहाँ पे आईसी क्रस्ट के नीचे यहाँ पर सॉल्ट लिक्विड वाटर की क्लेयर देखने को मिली। उसी तरह से जूनो की बात करें, 2016 के अंदर जुपिटर में अराइव हुआ। यहाँ पर इसने जुपिटर को स्टडी किया, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड्स को, एटमॉस्फेयर को, ये सब चीजें। यूरोपा क्लिपर जो है ना, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये 2024 अक्टूबर में लॉन्च होगा बाय नासा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये जो बाकी एक्सपेक्ट्स थे मैंने आपको बता ही दिए। कहीं ना कहीं जो नासा का गैलीलियो मिशन था उसी को कहीं ना कहीं डीप में जाएगा आपका जो जूस मिशन है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। देखो एक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट घटना हमें यहाँ पे देखने को मिली कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल थे, उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से अचानक उनकी डेथ हो गई। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, राइट। तो थोड़ा सा हमें इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानना चाहिए। एक्चुअल में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, वो आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और एक्चुअल में इसको हेड किया जाता है बाय डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपके सामने, जो राकेश पाल जी की, ये दरअसल में इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल ही थे। यानी कि पूरी की पूरी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इन्हीं के अंतर्गत यहाँ पे काम करती थी। ये एक मल्टी मिशन ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी जो पूरे साल भर रियल लाइफ ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट करती है एट द सी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर इंडियन कोस्ट गार्ड का आखिर काम क्या होता है? देखो इनका काम बहुत बहुत ज्यादा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हमारे ओशियंस हैं या फिर हमारे जो ऑफशोर वेल्थ है जैसे ऑयल, फिश, मिनरल्स, उनको प्रोटेक्ट करना इन्हीं का ही काम रहता है। हमारे जो मेरीनर्स हैं उनको असिस्ट करना। मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बारे में जानते होंगे, ईजेड के बारे में। वहां पर हमारे जो हमारी खुद की वेल्थ है ना, वो फिश हो गया, मिनरल्स हो गया, ऑयल्स हो गया, उनको प्रोटेक्ट करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। प्लस काफी बार ना ड्रग्स हो गया, आर्म्स की ट्रैफिकिंग वगैरह होती है इस पूरे एरियाज के अंदर, उसको रोकना वो भी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है। आपको देखने को मिलता है कई बार अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम्स किए जाते हैं,
उन ऑर्गेनाइज क्राइम्स को टैकल करना वो भी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है। प्लस कई बार मान लो युद्ध हो गया, अब युद्ध के समय आगे तो नेवी रहेगी, पर नेवी को पीछे बैकअप देने के लिए कौन काम आएगा? वो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड काम आएंगे। प्लस कई बार जैसे फॉर एग्जांपल पोचिंग वगैरह होती है, स्मगलिंग होती है, नारकोटिक्स को टैकल करना हो गया, वो सारा भी इसी की जिम्मेदारी रहती है। कई बार मान लो कि कुछ दिक्कत आ गई सीज के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बोट उल्टी होगी, तो कुछ लोगों को सर्च करना, उनको रेस्क्यू करना, ऐसे डिजास्टर्स के अंदर कुछ कुछ मैनेज करना, वो सारा इंडियन कोस्ट गार्ड की ही जिम्मेदारी रहेगी। कई बार ना ऑयल स्पिल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, उनको टैकल करना भी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की ही जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें जैसे ऑफशोर टर्मिनल्स की सेफ्टी हो गया, आर्टिफिशियल आइलैंड्स की प्रोटेक्शन हो गया, फिशरमैन की प्रोटेक्शन हो गया, प्लस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट करना, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके मेरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना, जो मैं बात कर रहा था ऑयल स्पिल्स की, राइट। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ऑयल स्पिल्स के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम करना, स्मगलिंग के अगेंस्ट हो गया, मॉनिटाइम लॉस को यहाँ पे इन्फोर्स करना, ये सारा काम इंडियन कोस्ट गार्ड का ही रहता है। इसके साथ साथ साइंटिफिक इंक्वायरी कंडक्ट करना, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सी पे सेव करना। इसके अलावा अगर हम बात करें नारकोटिक्स की, तो वहां पर भी उसको रोकने के अंदर, उनको सीज करने के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल रहता है। अभी तक अगर हम बात करें ना, 15,343 करोड़ रुपए इसने यहाँ पे सीज किए हुए हैं। 2023 की बात करें तो लगभग 480 करोड़ रुपए के यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सीज हुए हैं। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ध्यान क्या रखना है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमें यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड काम करती हुई देखने को मिल जाएगी, जो कि इंडियन नेवी के साथ बहुत बहुत क्लोजली काम करती है। दरअसल में ना हमारे यहाँ पे एक एक्ट बना था, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। पार्लियामेंट के अंदर ये एक्ट पास हुआ था, उसके बाद हमें ये इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बाकी इनका मोटो आप देख सकते हो, वयम रक्षमम, दैट इज वी प्रोटेक्ट। और ये सारा मिशन क्या था, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि क्या क्या इनका यहाँ पे रोल रहता है। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है जनरल एस पद्मनाभन जी के बारे में। एक्चुअल में अभी रिसेंटली इनकी भी डेथ हुई है, अपने घर के ऊपर थे उस समय इनकी डेथ हुई। पर एक्चुअल में आप इंपॉर्टेंट बात ये है कि दरअसल में ना ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 2000 से लेके 2002 के बीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये रह चुके हैं। एंड इनके समय के ऊपर 2000 से 2002 के बीच में जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने काम किए। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी का मॉडर्नाइजेशन इनके अंतर्गत हुआ, सोल्जर्स की वेलफेयर के लिए इन्होंने काफी कुछ काम किया। इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो ऑपरेशन पराक्रम था ना, उनको लीड करने वाले और कोई नहीं, आपके जनरल पद्मनाभन जी ही थे। अब आप पूछेंगे ऑपरेशन पराक्रम क्या है? देखो दरअसल में ना आप जानते होंगे कि ना 2001 के अंदर हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारे जो संसद है, उसके ऊपर अटैक हुआ था। आप लोग जानते होंगे है ना, 13 दिसंबर 2001 को ये पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ। उससे कुछ टाइम पहले ही 2001 के अंदर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद ना 2001 मतलब 13 दिसंबर 2001 से लेकर 10 जून 2002 के बीच में यहाँ पर 5 महीने का स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिला था, इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एट द लाइन ऑफ कंट्रोल। बहुत सारे इंडियन आर्मी के जवान और पाकिस्तान आर्मी के जो थे, वो वहां पर एलओसी के ऊपर हमें तैनात हुए देखने को मिल जाएंगे। तो 5 महीने का लगभग यहाँ पर स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, उसी ऑपरेशन पराक्रम के अंतर्गत ही हमें पता लगा कि भाई इंडिया की प्लानिंग के अंदर, इंडिया की आर्मी प्लानिंग और मोबिलाइजेशन के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। क्योंकि आप नोटिस करो ना, हमें तो ये लगता था कि हम काफी तेजी से अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर सकते हैं, पर हमें इस ऑपरेशन के समय पता लगा कि नहीं, अभी हमारी आर्मी के अंदर मतलब जवानों में कोई कमी नहीं है, पर आर्मी के मोबिलाइजेशन में जो टाइम लगता है ना, वो टाइम को हमें कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। तो अपने आप में एक बहुत ही प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनाने के लिए ये ऑपरेशन पराक्रम बहुत ज्यादा मददगार हुआ, क्योंकि इसने इंडियन आर्मी के जो इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया, एंड धीरे धीरे हम उसके ऊपर फिर काम कर पाए। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए ऑपरेशन पराक्रम के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चल लेते हैं अपने पीवाईक्यूज की तरफ। दो सवाल मैं आपके लिए लाया हूं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एक है स्पार्टम के बारे में। देखो ये है तो पुराना क्वेश्चन, पर ये लास्ट ईयर मैंने प्रीलिम बूस्टर के अंदर डिस्कस भी किया था, क्योंकि ये न्यूज में बार बार आता रहता है, तो आज भी न्यूज में है, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हो। एक ऑयल जैपर क्या होता है, ये भी ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट्स में इसका आंसर भी बताइएगा। कल मैंने आपसे पूछा था बी सेल और टी सेल के बारे में। देखो आप लोग ना लिम्फोसाइट्स के बारे में जानते होंगे। लिम्फोसाइट्स कुछ नहीं होते, आपके डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स को ही बोलते हैं। बिल्कुल, ये दो टाइप्स के आपको देखने को मिल जाएंगे, एक हो जाता है आपका बी सेल, एक हो जाता है आपका टी सेल। अब जो बी सेल होते हैं, ये बी सेल क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि आपके जो भी पैथोजेंस होंगे, जैसे आपका बैक्टीरिया, आपका वायरस हो गया, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइट किया जा पाए।
राइट। तो ये तो काम होता है बी सेल का एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। जब मैं बात करता हूँ टी सेल की, तो टी सेल्स करते हैं, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल पैथोजेंस, एंड कहीं ना कहीं सिग्नल भेजते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को कि कैसे थ्रेट को रिस्पॉन्ड करना है। अगर ये बातें आपको पता होती, इतना अगर आपको पता होता, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये तो बन गया कि भाई ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दैट्स इट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा आपको होमवर्क मैंने दिया था हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। देखो यार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि दरअसल में हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात करें ना, तो उसकी वैक्सीन नहीं देखने को मिलती, बट हेपेटाइटिस बी की होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट था, समझ रहे हो, नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी को भी उसी तरह से ट्रांसमिट होता है जैसे एचआईवी हो गया। बाकी स्टेटमेंट से बिल्कुल करेक्ट है, पर ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ये गलत दिया होता, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अब ट्रू फॉल्स के अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में, इनको दरअसल में हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओकोटेक सर्टिफिकेशन, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। भविष्य प्लेटफॉर्म मैंने डिस्कस किया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हालांकि काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर ये प्लेटफॉर्म ढंग से काम ही नहीं करता, हमारे फैमिली में पर्सन थे, उनकी रिटायरमेंट हुई पर उनको कोई पेंशन ही नहीं मिली। तो काफी देखो बुरा लगता है इस तरह की कि सरकार काम कर रही है बट लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन इशू यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है ना, तो काफी बच्चों ने लिखा था, तो मैंने सोचा डिस्कस भी कर दूं इसको। एरीसेल की अगर हम बात करें तो केरला से नहीं, आपको ये असम से जीआई टाइगर्स का देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।